अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ के वो 5 अहम सवाल शेयर करने वाली हूं जो कि 5 अप्रैल 2026 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट का हिस्सा थे और आने वाले लॉ गेट टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि जितने भी प्रीवियस लॉ गेट क्वेश्चन हैं वो आने वाले लॉ गेट टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं। तो जब आप लॉ गेट की तैयारी करने लगें तो इन क्वेश्चंस को भी अपनी तैयारी का लाजमी हिस्सा रखें। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पूछा गया था आर्टिकल 4(1) ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर में से, जिसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 4(1) ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर membership in the United Nations is open to all other dash states which accept the obligations contained in the present charter। ये जो सवाल है सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, जो मेंबरशिप है, जो रुकनीत है यूनाइटेड नेशन की, वो तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी रियासतें हैं, मुल्क हैं, उनके लिए ओपन है। लेकिन इस रुकनीत को हासिल करने के लिए उनमें एक पॉइंट होना ज़रूरी है। तो हमसे वो एक पॉइंट ही पूछा गया है कि उनमें कौन सी ऐसी खासियत होनी ज़रूरी है जो वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बने। और इसके जो ऑप्शन है, ए है सिविलाइज्ड, बी इंडिपेंडेंट, सी पीस लविंग, डी सॉवरेन। देखिए, कोई भी जो स्टेट होती है वो सिविलाइज्ड भी होती है, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार भी होती है और सॉवरेनिटी भी पाई जाती है उस स्टेट में, उस मुल्क में। तो हमारे पास जो ऑप्शन बाकी बचता है वो है सी पीस लविंग, और यही इसका राइट ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन को लॉजिक से समझते हैं कि ये ऑप्शन ठीक क्यों है। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर है, ये जो चार्टर बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था? इसका जो मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं मिल के अमन व अमान के साथ रहें। तो जो भी मुल्क पसंद करता है इंसाफ पसंदी को, अमन व अमान को, ठीक है, और जो भी मुल्क पसंद करता है सुकून से रहने को, तो वो यूएन का हिस्सा बन जाता है और उसके लिए यूएन की जो मेंबरशिप है वो खुली रहती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है पीस लविंग। और ये जो चार्टर है ये बनाया ही पीस के लिए गया था, अमन के लिए गया था। तो राइट ऑप्शन सी ही बनता है इसका। अगला सवाल जो कि पूछा गया था आईसीजे आर्टिकल 13(1) में से, और इसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 13(1) ऑफ स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट शैल बी इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स एंड मे बी री इलेक्टेड। और इसके ऑप्शन है ए 5 ईयर्स, बी 7 ईयर्स, सी 9 ईयर्स, डी 12 ईयर्स। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 9 ईयर्स। जो मेंबर्स हैं आईसीजे के वो 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और बाद में री इलेक्ट, दोबारा इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये जो इतनी सी स्टेटमेंट है इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 9 ईयर्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा री इलेक्टेड भी इंपॉर्टेंट है। बाकी शेल और मे ये तो आपको पता है ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी 9 ईयर्स। अगला सवाल फिर से यूनाइटेड नेशंस चार्टर से पूछा गया था, आर्टिकल 21 से पूछा गया था। पर स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। मुझसे आप अक्सर पूछते हैं कि अगर हम सिर्फ यूएन कर लें तो क्या हमारा ये पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा, या आईसीजे कर लें तो क्या हमारा ये पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, जब भी आपने लॉ गेट का पेपर देखना है तो उसमें एक चीज़ आपको कंटिन्यूसली मिलती है, वो ये कि कभी यूएन में से 3 सवाल आ जाते हैं और आईसीजे में से 2 सवाल आ जाते हैं, कभी आईसीजे में से 3 सवाल आ जाते हैं और यूएन चार्टर में से 2 सवाल आ जाते हैं। अब बताने का मकसद ये है कि अगर आप यूएन चार्टर छोड़ देते हैं और 3 सवाल उसमें से आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 2 का मार्जिन है, और वो भी 2 कंफर्म नहीं है आपको आते हैं या नहीं आते हैं। इसी तरह आईसीजे के साथ है। तो आपने क्या करना है, बेशक आप सिलेक्टिव करें, बेशक आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स करें, यूएन के भी आईसीजे के भी, क्योंकि आपने 5 नंबर के लिए करना है। तो 5 नंबर की तैयारी के लिए जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है वो यही है कि आप थोड़ा करें, लेकिन जितना करें अच्छे तरीके से करें, ठीक है। तो अगर आप दोनों कर लेते हैं तो आपके पास मार्जिन अच्छा हो सकता है, मतलब 5 में से आपके 4 या 3 नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आईसीजे को चॉइस पे छोड़ दें या यूएन को चॉइस पे छोड़ दें। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप सिलेक्टिव तैयारी कर लें, लेकिन करें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपको बताना था कि आपने तैयारी कैसे करनी है। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया था आर्टिकल 21 में से, जिसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 21 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर द जनरल असेंबली शैल अडॉप्ट इट्स ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इट शैल इलेक्ट
इट्स प्रेसिडेंट फॉर डैश सेशन या सेशंस। ठीक है, ये जो एस दिया गया होता है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है या आपको ठीक तरीके से बताने के लिए दिया गया होता है कि क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। और इसके जो ऑप्शन है वो है ए ईच, B2, C3, D5। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ईच। जो जनरल असेंबली है वो हर सेशन के लिए अपने ईच सेशन के लिए प्रेसिडेंट को चूज़ करती है या इलेक्ट करती है। यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रेसिडेंट और दूसरा जनरल असेंबली। ठीक है, अगर आर्टिकल 21 में से दोबारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो जनरल असेंबली को भी एज ऑप्शन दे सकता है और उसके पास एक और ऑप्शन रहेगा प्रेसिडेंट का, वो उसको भी दे सकता है। और हो सकता है वो यही ऑप्शन और यही सवाल इस तरीके से दे दे जिस तरह मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। तो ये जो आर्टिकल है एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको मुकम्मल करना है। इस आर्टिकल का, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए ईच। अगला सवाल अगेन यूएन चार्टर आर्टिकल 15(2) में से, और ये तीसरा सवाल है यूएन चार्टर में से। यानी कि इस दफ़ा लॉ गेट में जो यूएन चार्टर से क्वेश्चन लिए गए वो 3 लिए गए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आईसीजे का होगा। तो आईसीजे में से 2 क्वेश्चन लिए गए। ये जो है रेशो चलती है, 3:2 की रेशो इसमें रहती ही है। तो बताने का मकसद वही है कि करने दोनों हैं लेकिन अच्छे तरीके से, जितना भी करना है अच्छे तरीके से करना। तो आर्टिकल 15(2) में से क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 15(2) ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर द डैश शैल रिसीव एंड कंसीडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और इसके ऑप्शन है ए जनरल असेंबली, बी सेक्रेटरी जनरल, सी सिक्योरिटी काउंसिल, डी स्पेशल रिव्यू कमेटी। देखें, जो जनरल असेंबली है वो जनरल है, हर चीज़ को देखने की, हर चीज़ को मॉनिटर करने की जो पावर है वो जनरल असेंबली के पास है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए जनरल असेंबली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आर्टिकल 10(1) ऑफ आईसीजे में से, जिसके स्टेटमेंट है एज पर आर्टिकल 10(1) ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस those candidates who obtain an absolute majority of votes in the General Assembly and in the Security Council shall be considered as dash। और इसके ऑप्शन है ए allocated, बी designated, सी elected, डी nominated। देखिए, ये जो 3 ऑप्शन है allocated, designated और nominated, ये इसके साथ मुताबिकत नहीं रखते। ना तो एलोकेशन होती है और ना ही डेजिग्नेशन है कोई, और ना ही नॉमिनेशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि नॉमिनेशन होती है तभी वोटिंग की तरफ कोई चीज़ बढ़ती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इलेक्टेड। जो आईसीजे के कैंडिडेट्स हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के वोट के साथ वो माने जाएंगे इलेक्टेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। तो ये थे वो 5 सवाल जो कि 5 अप्रैल 2026 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर दफ़ा की तरह रिपीटेड आर्टिकल्स हैं, और अगर आप सिर्फ इन रिपीटेड आर्टिकल्स को ही कर लेते हैं तो भी आप लॉ गेट में इस पोर्शन में 5 में से 5 नंबर ले जा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा, जहां समझ ना आए पूछ लीजिएगा।